6 जियोग्राफी अध्याय 4 मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह का इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों को एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद ले, उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र कैसे होते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरित दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होता है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व उसके एक भाग से छोटा कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए हम पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दी गई दूरी के बीच अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसके मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र पर पैमाना 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल और 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहरों को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आओ कुछ करके सीखे। चित्र 4.1 को देखिए। वहाँ एक पैमाना बना हुआ है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि स्थल तक की यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़ सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली ई से सी, उसके बाद सी से एम तथा एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी।
सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, दुकानें, कुआं, विद्यालय, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोदान, मीटर, पैमाना, मीटर। एक गांव का मानचित्र है। प्रधान दिग्बिंदु, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दिक्सूचक यंत्र है ये, दिशा सूचक यंत्र बोलेंगे इसको। दिशा, अधिकतर मानचित्रों के में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप उसी दूसरी दिशा में जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इसी बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक्सूचक यंत्र की सहायता से किसी स्थान का दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। प्रतीक, यह किसी मानचित्र पर तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनकी अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र में भाषा को नहीं जानते तब आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते। तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र को एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रतीकों को उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, बड़ी लाइन का ये है, मीटर लाइन का ये है और ये सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें का चित्र है। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, राज्य और जिला सीमा है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इस सब का चित्र दिया हुआ है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, मंदिर, गिरजाघर, मंदिर, छतरी, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, PTO, ये सब। बस्ती, कब्रिस्तान, बस्ती का है, कब्रिस्तान का है। पेड़ है और ये घास का चित्र दिया हुआ है। ये रोड, बसंतपुर, यहाँ पे डूमरी, सब कुछ। सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को दिया गया। प्रतीक कहते हैं कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए विभिन्न रंगों को उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया गया। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरे रंग, पीला एवं पठारों, हरा मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरक्षण की आवश्यकता वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेगिस्तान खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे में लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। आप कुछ करके सीखे। स्कूल भवन के वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों को अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं।